Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Act East policy and how the infrastructural projects of Northeast India would be instrumental in फर्दरिंग द गोल्स ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस करंट आर्टिकल की मदद से। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं सबसे पहले। इंडियन रेलवेज हैव कमीशन्ड a new 51.38 kilometer broad gauge track till Sairang in Mizoram। और ये जो साइरांग है इट इज हार्डली 18 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मिजोरम्स कैपिटल ऐजवाल। सरल भाषा में कहें तो असम के रामनाथपुर से कनेक्ट करते हुए मिजोरम के सैरांग तक एक रेलवे ट्रैक बिछाई गई है। और ये जो सैरांग है इट इज़ हार्डली 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम मिजोरम्स कैपिटल सिटी ऐजवाल। तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी आपस में स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जांपल अभी सिलचर से ऐजवाल पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, बट अब इस रेलवे ट्रैक की मदद से हम लोग सिर्फ 3-3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। इससे इस पर्टिकुलर रीजन में मिजोरम के इकोनॉमिक बूस्ट भी आएगा, टूरिज्म, ट्रेड, ये सब बढ़ेगा। साथ ही साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो और स्विफ्ट हो जाएगा बिकॉज रेलवे के थ्रू अब ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रोड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये जो रेलवे ट्रैक है वो हेल्पफुल रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करने में। स्पेशली यहाँ बताया गया है, इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ये जो सैरांग रेल कनेक्टिविटी है इट इज़ one important step in the direction of attaining the potential of Act East policy। तो इस आर्टिकल की मदद से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में देखेंगे। भारत सरकार की एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो सब कुछ देखेंगे हम लोग। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई थी साल 2014 में। इट वॉज एन अपग्रेड इनटू लुक ईस्ट पॉलिसी। भारत सरकार नरसिम्हा राव जी की सरकार 1991 में लेकर के आई थी एक पॉलिसी लुक ईस्ट, उसी को अपग्रेड किया गया साल 2014 में और फिर उसको बना दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी वो भी जरा ब्रीफली समझते हैं। देखिए 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं, दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। यूएसएसआर स्टूड फॉर द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड व्हेन यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड देन इंडियन इकोनॉमी नेचुरली टेंड टू ओपन मोर एंड मूव अवे फ्रॉम सोशलिज्म इन डायरेक्शन ऑफ मार्केट मॉडल। क्योंकि सोशलिज्म का जो टॉर्च बियरर फेडरेशन था, ग्रुप ऑफ कंट्रीज था यूएसएसआर, वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया। तो भारत और भारत जैसे कई सारे इकोनॉमीज फिर धीरे धीरे सोशलिस्ट या क्लोज्ड मॉडल से मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ शिफ्ट होने लगे और भारत के अंदर आया एलपीजी रिफॉर्म्स। तो मुद्दा ये है कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन एंड भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स। अब हुआ क्या कि इंडिया वाज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। व्हेन यू विल बी लिबरल टुवर्ड्स द प्राइवेट companies of the country, then private companies will go for more and more foreign trade। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स में जो तीनों स्टेप्स हैं, लिबरलाइजेशन लेड टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लेड टू ग्लोबलाइजेशन, इस कारण से अब इंडिया वाज लुकिंग फॉर मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। साथ ही साथ यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत ट्रेड होते थे 1991 तक। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो चूंकि भारत को खुद अब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करना था बिकॉज ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, और जिसके साथ हम अभी तक खूब सारा ट्रेड करते थे यूएसएसआर, वो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका था। इन दो कारणों के कारण, इन दो फैक्टर्स के कारण
फिर उस टाइम की जो हमारी सरकार है अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, वो लेकर के आई लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें फोकस किया गया कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये 10 जिन्होंने मिलकर के आपस में ग्रुप बनाया हुआ है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इनके साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। तो दिस इज हाउ लुक ईस्ट पॉलिसी वाज ब्रॉट इन 1991 with the aim of attaining the potential of LPG reforms, with the aim of promoting more and more international trade and attracting foreign investment. इस मकसद से लाया गया लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में। लुक ईस्ट पॉलिसी की मदद से हमारी जो इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आसियान देशों के साथ, ये जो 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, इनके साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हुआ। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी हुआ आसियान देशों के साथ। जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो फिर इस कारण से भारत को मेंबरशिप मिली इन ईस्ट एशिया समिट ऑल्सो। ईस्ट एशिया समिट एक ब्रॉडर ग्रुपिंग है जिसमें 10 आसियान देश तो हैं ही, उसके अलावा 8 और मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड यूएस। तो ईस्ट एशिया प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे ये 18 देश आपस में मिलकर के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करते हैं। उसमें भी भारत को मेंबरशिप मिली मेनली बिकॉज ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, जहाँ पे भारत ने पहले इन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी, उसका फायदा मिला भारत को ईस्ट एशिया समिट, एक लार्जर इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रुपिंग में भारत को मेंबरशिप मिली। अब साल 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने इन हिज फर्स्ट रेजिम, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट रेजिम, तो उनकी सरकार ने तय किया कि अब लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया जाएगा और फिर नाम रखा गया उसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो क्या मेन अंतर है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, वो भी समझते हैं। देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी पर्पस में एंड ज्योग्राफिकल कवरेज में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तुलना में थोड़ा नैरो था या लिमिटेड था। फॉर एग्जांपल, लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में लाया गया पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार द्वारा, उसमें मेन फोकस था इन 10 साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इन 10 साउथ ईस्ट एशियन देशों के अलावा ईस्ट एशियन कंट्रीज में मेनली आते हैं जैसे चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, इन देशों के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी मजबूत करना था अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो पहला अंतर एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में, लुक ईस्ट जो 1991 में आया वो सिर्फ और सिर्फ इन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रहा था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में लाया गया, उसमें साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि कोरिया और जापान, इनके साथ भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने पे एम्फेसाइज किया गया अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए, ईस्ट एशिया में कोरिया, जापान के अलावा चाइना भी आता है, लेकिन हमने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई लुक ईस्ट को अपग्रेड करके, तो उसमें हमने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं किया, बट चाइना के अलावा जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जापान एंड साउथ कोरिया, उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस किया। तो पहला अंतर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इन आवर अप्रोच, दूसरा ओवरऑल कोऑपरेशन एरियाज में एक्सपेंशन। लुक ईस्ट पॉलिसी में मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस किया गया विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक्ट ईस्ट में इकोनॉमिक के अलावा स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन पे भी फोकस किया गया विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल एज ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। सो हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ज्योग्राफिकली ये ब्रॉडर है, लुक ईस्ट जैसा कि मैंने आपको कहा फोकस्ड ओनली ऑन साउथ ईस्ट एशिया, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकसेज ऑन साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में मेनली जापान एंड साउथ कोरिया, नॉट चाइना।
Look East policy mainly emphasized on economic cooperation. Act East policy emphasizes on strategic cultural cooperation apart from economic cooperation. लुक ईस्ट काफी डिफेंसिव कॉशियस अप्रोच था. एक्ट ईस्ट में थोड़ा सा प्रोएक्टिव एंड असर्टिव स्टैंस लिया जाएगा. एक्ट ईस्ट का बहुत स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है इंटरनेशनल रिलेशंस में. देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसलिए भी लेकर के आई भारत सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके, क्योंकि चाइना का पावर प्रोजेक्शन, पावर असर्शन इन साउथ चाइना सी काफी बढ़ चुका था, अभी भी है. साउथ चाइना सी ये वाला एरिया, बेसिकली आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, या इस बिगर मैप में आप देखें तो ये वाला एरिया. अब चाइना इस एरिया में 9 डैश लाइन ड्रॉ कर चुका था और वहां पे लगभग 90% ऑफ साउथ चाइना सी को चाइना जो है वो यूनिलैटरली बिना किसी लॉजिक के वो कंट्रोल कर रहा था, बिना किसी जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट के उसको कंट्रोल कर रहा था. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वेर ऑल्सो अलार्म्ड, वो भी थोड़े घबरा गए थे चाइना के एग्रेशन से. और भारत ऑल्सो वॉज, इंडिया ऑल्सो वॉज कॉशियस कि नाउ आफ्टर हैविंग स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट इन साउथ ईस्ट, in South China Sea, China will try to strengthen its footprint in Indian Ocean as well. And India, of course, does not want any major country to have a strong footprint in Indian Ocean, especially China, क्योंकि we want Indian Ocean to remain backyard of Indian Navy. तो इस कारण से भारत और इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक नेचुरल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का स्कोप बन रहा था, बिकॉज ऑफ चाइना एज अ कॉमन थ्रेट या कॉमन एनिमी. तो एक तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन दिस एरिया which could challenge China's assertion of power, and India also was looking forward to have strategic cooperation with Southeast Asian countries in order to prevent China's expansion of its influence from South China Sea to Indian Ocean. और इस कारण से एक नेचुरल सी कोहेरेंस बनी और चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए फिर भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट में, और उसको फिर रेसिप्रोकेट किया इन साउथ ईस्ट एशियन देशों ने, उसको फिर ज्वाइन कर लिया जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों ने, क्योंकि ये देश भी चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन के कारण थोड़े से अलार्म्ड हैं. दे आर नॉट मेनली कंसर्न अबाउट साउथ चाइना सी, बट दे आर कंसर्न अबाउट ईस्ट चाइना सी, जहाँ पे चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस हैज बीन अ रीजन फॉर थ्रेट टू दीज टू कंट्रीज. तो इस कारण से ये सारे देश जो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत मेन पार्टनर्स कंट्रीज हैं, ये सब के लिए एक मेजर थ्रेट है चाइना. और चाइना के कारण फिर लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, बट साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल डिफेंस कोऑपरेशन भी है. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज मच मोर डायनामिक, broader in its goal as compared to look east policy. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस हुआ है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, वो भी समझते हैं. तो भारत और आसियान, ये जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके बीच में इंगेजमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है. स्ट्रांग इंडिया आसियान इंगेजमेंट. India is now 4th largest trading partner of ASEAN countries. India has allotted about $1 billion for connectivity development with ASEAN countries. इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं आसियान कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए. उसमें महत्वपूर्ण है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मेनली कोलकाता को कनेक्ट करेगा, पहले रिवराइन रूट से, फिर सी रूट से, फिर यहाँ सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार से, ये कालादान रिवर रूट से. इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग कोलकाता टू शिलोंग, अल्टीमेटली सिलचर, एंड सिलचर से शिलोंग. तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में दो जो मेन देश हैं, भारत और दूसरे तरफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का म्यांमार, ये दो महत्वपूर्ण देश हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में. और म्यांमार इज कंसिडर्ड एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो भारत के साथ अगर म्यांमार की कनेक्टिविटी मजबूत हो गई, म्यांमार की कनेक्टिविटी मजबूत हो गई, तो अपने आप इंडिया आसियान रिलेशन मजबूत हो जाएगा,
क्योंकि म्यांमार इज कंसिडर्ड एज गेटवे ऑफ इंडिया टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। उसके अलावा भारत म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर के डेवलप कर रहा है IMT ट्राइलैटरल हाईवे दैट विल रन फ्रॉम मोरे इन इंडिया टू मांडले इन म्यांमार, यांगोंग इन म्यांमार एंड देन माइसोत इन थाईलैंड। तो रोड की मदद से आप सीधा सीधा थाईलैंड जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस IMT ट्राइलैटरल हाईवे। बट प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है पिछले साल से, 2024 से, जब से शेख हसीना वॉज आउटस्टेड। उसके अलावा म्यांमार के अंदर वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था 2021 में, तब से लेकर के वहाँ पे इमरजेंसी चल रही थी। अभी हाल फिलहाल में इमरजेंसी हटाई गई है। वहाँ पे मिलिट्री जनता की सरकार है पिछले 4 सालों से। होपफुली इस साल दिसंबर में वहाँ पे इलेक्शन होंगे एंड डेमोक्रेसी वापस से रिस्टोर की जाएगी। तो म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिस्पाइट these two important infrastructure projects of India under ASEAN under Act East पॉलिसी, कोई मेजर पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम डेवलप तो कर रहे हैं बट इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस। आप रोड बना दें किसी एरिया में बट वहाँ पे मान लीजिए अगर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ख़राब है तो उस रोड का इस्तेमाल करेगा कौन? नो वन विल बी यूजिंग दैट रोड। पता चले कभी कोई अटैक कर दे, कभी कोई चोरी हो जाए। तो वैसे ही इस पूरे एरिया में चूंकि पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा है, दैट इज़ द रीज़न वाई डिस्पाइट दीज टू इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोई टैंजिबल बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। लेकिन फिर भी भारत एक और अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहा है अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिक्योरिटी इंगेजमेंट, तो वियतनाम के साथ हमने MOU साइन किया, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, उसके साथ हमने MOU साइन किया जिसके अंतर्गत वियतनाम विल बी बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया। मलेशिया हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। इंडिया हैज कैरिड मैनी कलेक्टिव मैरीटाइम पेट्रोलिंग विद मैनी आसियान कंट्रीज। साथ ही साथ चाइना के अग्रेशन को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाई है क्वाड, और उस क्वाड के अंतर्गत एक नेवल एक्सरसाइज किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज में जापान भी एक मेंबर है। जापान इज वन ऑफ द फोकस कंट्री अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसके साथ जापान के साथ हमने 2+2 डायलॉग भी स्टार्ट किया। 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर मुलाकात करते हैं जापान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है इंडिया और जापान के बीच में, विच कैन ऑल्सो बी सीन एज ए पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ध्यान में रख करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, तो जैसे म्यांमार को हमने कहा गेटवे ऑफ फॉर इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज द ट्रांजिशन फेज या इंटरफेस आप कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इसी कारण से एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर अच्छे से इंप्लीमेंट होता तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही होगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ट्रेड कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन हो जाएगी विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो देखिए अखौरा अगरतला रेल लिंक हैज़ बीन डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ आसियान ग्रुपिंग, बट ये अखौरा अगरतला रेल लिंक अगर डेवलप होगी तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी आपस में मजबूत होगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो इट विल हेल्प इन ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ इंटर वाटरवेज ट्रांसपोर्ट मॉडल लाया जा रहा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की, ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की। जापान के साथ मिलकर के भारत एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम प्रोजेक्ट्स, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। जैसे असम के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं जीका प्रोजेक्ट्स। तो ये जीका प्रोजेक्ट जो असम में लाए जा रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी सीन एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और ये जो साइरांग रेल कनेक्टिविटी है
करेंटली जो साइरांग रेल कनेक्टिविटी डेवलप किया गया है मिजोरम तक, इट शुड ऑल्सो बी सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये टॉपिक जरूरी है। हमने कई दफ़ा न्यूज़ सुपरमेसिस में पिछले एक साल में इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से कवर किया है। आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब लाया गया? साल 2014 में। कैसे लाया गया? तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके। लुक ईस्ट पॉलिसी कब लाया गया था? 1991 में। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मेन अंतर क्या है? लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में मेनली अंतर है ज्योग्राफिकल फोकस का एंड एम्फेसिस एरिया का। और लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड कराने में जो मेन देश, जो फैक्टर है इसके पीछे, वो है चाइना। और एक्ट ईस्ट में अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वी आर फोकसिंग ऑन इंटीग्रेशन विद सम अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर ठीक से इंप्लीमेंट होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलेगा। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और आएंगे। मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया अबाउट ईस्ट एशिया समिट की जब इंडिया आसियान कोऑपरेशन मजबूत होना शुरू हुआ अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी, तो फिर इंडिया ऑल्सो गॉट मेंबरशिप टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, जिसमें 18 देश हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने साल 2015 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2016 में लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर ये सवाल पूछा है लुक ईस्ट, बट आपको लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट दोनों के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 10 years ऑफ नागा पीस अकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके आने के चांसेस मेंस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टॉपिक बार बार पिछले एक साल में न्यूज़ में आ रहा है। तो नागा इंसर्जेंसी के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम में जो नागालैंड में रहने वाले कई सारे ट्राइब्स थे, दे वे आर नॉट इन अग्रीमेंट विथ द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन यूनियन। तो उस टाइम में नागा ट्राइब के लोगों ने, कई सारे नागा ट्राइब के लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, and their demand was to have complete independence from India. They wanted to create a separate country for themselves, ग्रेटर नागालैंड नाम से। और इस कारण से वहाँ पे वॉयलेंट आर्म्ड प्रोटेस्ट शुरू हुए नागालैंड में, बिकॉज दे वांटेड टू हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। और उसी वॉयलेंट प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया, AFSPA, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिल जाते हैं इन ऑर्डर टू सप्रेस एनी वायलेंट मूवमेंट। वो पहली बार लगाया गया भारत में आज़ादी के बाद इन नागालैंड ओनली टू सप्रेस नागा इंसर्जेंसी 1958। फिर भी नागा इंसर्जेंसी काफ़ी दिनों तक चलती रही इन वन फॉर्म और द अदर। फाइनली इन 1975 हिस्टोरिक अग्रीमेंट वाज साइंड, जिसको नाम दिया गया शिलोंग अकॉर्ड, जिसकी मदद से एनएनसी वाले जो लीडर्स थे, इंसर्जेंट लीडर्स जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड दे एक्सेप्टेड पीस प्रोसेस, दे एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एनएनसी के अंदर ही कुछ ऐसे मेंबर्स थे, यंग लीडर्स, हु डिड नॉट वांटेड टू ज्वाइन द पीस प्रोसेस। उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाई, NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। NSCN के जो दो टॉप मोस्ट लीडर थे वो थे आइजैक एंड मुइवा, आइजैक एंड मुइवा। NSCN 1980s में काफ़ी प्रोएक्टिव होने लगा। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ। जो लोग शिलोंग अकॉर्ड से हैप्पी नहीं थे, उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दी, इंसर्जेंट ग्रुप NSCN, और वो NSCN कंटिन्यूड इट्स इंसर्जेंसी अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, अगेंस्ट इंडियन आर्मी। दे कंटिन्यूड देयर डिमांड ऑफ हैविंग सेपरेट कंट्री फॉर देमसेल्फ, ग्रेटर नागालैंड नाम से। अब NSCN के अंदर भी बाद में 1988 में डिवीजन आ गया, उसके कुछ मेंबर्स अलग हो गए, और इस तरीके से NSCN का दो फैक्शन हो गया, NSCN इजाक मुगुइवा, जिसको शॉर्ट में कहा गया NSCN IM, एंड दूसरा मेजर फैक्शन हुआ NSCN K। NSCN शॉर्ट में के बोला गया, पूरा नाम है खापलांग, क्योंकि इसके लीडर थे खापलांग। तो इस तरीके से NSCN
ये भी दो ग्रुप हो गए, NSCN इजाक मुइवा एंड NSCN खापलांग। अब NSCN जो इजाक मुइवा था, जो पुराना NSCN ओरिजिनल NSCN ग्रुप था, उसने 1997 में फैसला किया कि वो भारत सरकार के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करेगा। दे डिक्लेयर्ड ए सीज फायर इन 1997 और फिर से नेगोशिएशन शुरू हो गया उनके और भारत सरकार के बीच में इन ऑर्डर टू ज्वाइन द पीस प्रोसेस, गिव अप आर्म्ड रेजिस्टेंस। और ये 1997 से लेकर के 2015 तक 18 सालों तक नेगोशिएशन के बाद एक बेसिक डॉक्यूमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NSCN IM। एक बेसिक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसको कहा गया फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। बात ये थी कि इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फिर आगे और डील को फाइनलाइज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नागालैंड के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन। तो बेसिक फ्रेमवर्क वाज फाइनलाइज्ड ऑन 3 August 2015 and the final agreement was to be signed later on the grounds of this basic framework agreement itself। अब इस बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो भारत सरकार और NSCN IM के बीच में साइन किया गया था, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है शेयर्ड सोवरेनिटी, कि नागा पीपल विल हैव सम शेयर्ड सोवरेनिटी विथ यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसी शब्द को लेकर के अब डिस्प्यूट हो रहा है एंड दैट इज द रीजन वाई बेसिक फ्रेमवर्क के बाद अब फाइनल अग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा है भारत सरकार और NSCN IM के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, क्योंकि NSCN IM के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका मानना है कि ये वर्ड शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि नागालैंड के लोगों को हक होना चाहिए टू हैव अ सेपरेट फ्लैग फॉर देमसेल्फ, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ, द वे जम्मू कश्मीर हैड बिफोर 2019, जब उनका स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज किया गया, उसके पहले जो उनका स्टेटस था। अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार ये स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर चुकी है, भारत सरकार जो इट स्टैंड्स फॉर द आइडिया ऑफ वन नेशन, वन फ्लैग, वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस केस में NSCN IM के इस डिमांड को मानना नामुमकिन है। बट NSCN इज एम्फेसाइजिंग ऑन दिस कि आपने तो वर्ड लिखा था शेयर्ड सोवरेनिटी इन द बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, तो शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब तो हमारे हिसाब से ये होता है, आप हमें दीजिए सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडियन गवर्नमेंट के जो नेगोशिएटर्स, उनका ये कहना है कि देखिए शेयर्ड सोवरेनिटी का हम सिंपल मतलब ये समझते हैं कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का स्पेशल राइट्स दिया जाएगा, उसके हिसाब से कोई स्पेशल माइनॉरिटी स्कूल्स, कॉलेजेस हम बना देंगे, बट अलग झंडा, अलग संविधान तो बनाने को हम परमिट नहीं कर सकते। अब इस कारण से NSCN IM के साथ जो हमारा एक पीस टॉक शुरू हुआ था 1997 में, और फिर वो 2015 में बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो गया था, वो अब मामला डेडलॉक में फंसा हुआ है पिछले 10 सालों से, उसके आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, बिकॉज NSCN IM एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सेपरेट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द वर्ड शेयर्ड सोवरेनिटी। वहीं जो दूसरा ग्रुप है नागालैंड का इंसर्जेंट ग्रुप NSCN खापलांग, वो अभी भी इंसर्जेंसी में सीधा सीधा इंगेज है, उन लोगों ने पीस प्रोसेस को ज्वाइन नहीं किया है एनीवे। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 साल हो गए इस बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के साइन हुए। आप देख सकते हैं 3 अगस्त 2015 को ये साइन हुआ था, यानी कि कल 10 साल पूरे हो गए, अभी तक कोई और प्रोग्रेस हुआ नहीं है, फाइनल अग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ, एंड दैट इज व्हाई द मेंबर्स ऑफ NSCN IM आर लूजिंग देयर पेशेंस। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक धमकी दी थी कि अगर भारत सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं लिया सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर दे में स्टार्ट वायलेंट रिवॉल्यूशन वंस अगेन, दे में गो बैक टू देयर अप्रोच बिफोर 1997, जब उन्होंने सीज फायर किया था उसके पहले जिस तरह से वायलेंस करते थे, दे में स्टार्ट डूइंग इट अगेन। यही चीज अभी फिर हुई है, 10 साल जब पूरे हुए हैं, अगेन इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है कि द नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस हैज बीन रजिस्टर्ड as far as the Naga Peace Accord and Basic Framework signed on 3 August 2015. So there is a need कि जल्दी से जल्दी ये जो डिफरेंसेज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, और जो प्रोग्रेस हमने पिछले 20-25 सालों में अटेन किया है विथ रिस्पेक्ट टू नागा इंसर्जेंसी, स्पेशली कम से कम उनका जो मेजर इंसर्जेंट ग्रुप है NSCN IM, उसके साथ जो पीस प्रोसेस चल रहा है हमारा, वो इनिशिएटिव कहीं लूज ना हो जाए, और ये जो डिसएग्रीमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ड शेयर्ड सोवरेनिटीज को कहीं ना कहीं इजाक मवैया ग्रुप, NSCN इजाक मवैया ग्रुप को कन्विंस करके इस
डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। ऑफ कोर्स सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं दिया जा सकता, बट सम मिडिल ग्राउंड शुड बी फाउंड। अगर ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालिम की बात की जाए, क्या डिमांड था ओरिजिनली इन नागा इंसर्जेंट्स का, तो दे वांटेड टू मेक अ ग्रेटर लैंड या कंट्री फॉर द पीपल ऑफ या नागा ट्राइब्स, पीपल ऑफ नागालैंड या नागा ट्राइब, जिसका नाम वो रखना चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड या नागालिंग। इसमें मजे की बात यह है कि सिर्फ करेंट डे नागालैंड का एरिया नहीं है, दे हैव ऑल्सो इंक्लूडेड मेनी एरिया जहाँ पे नागा ट्राइब के लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। साथ ही साथ दे हैव ऑल्सो प्रपोज सम टेरिटरी ऑफ म्यांमार हैज टू बी टेकन इन ऑर्डर टू क्रिएट द ग्रेटर नागालैंड। अब वो तो नहीं बन सकता ग्रेटर नागालैंड का, भी तो NSCN-IM डिमांड भी नहीं कर रहा, खापलांग वाले कर रहे हैं डिमांड, NSCN-IM तो वो नहीं कर रहा, but they are demanding separate flag and separate constitution as per the word shared sovereignty in this basic framework agreement, which is also very difficult for government of India to concede. तो ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना इंटरनल सिक्योरिटी पेपर में, GS पेपर 3 में, इस टॉपिक से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 10 साल पूरे हुआ, इस साल NSCN-IM के साथ बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुए, इस कारण से इससे रिलेटेड आर्टिकल पिछले एक साल में बहुत बार आ रहे हैं। NSCN-IM के लोग बार बार अब थ्रेटन कर रहे हैं कि दे में गो बैक टू द प्री सीज फायर टाइम, यानी कि 1997 से पहले के टाइम में जा सकते हैं। इससे जो सारा का सारा बेनिफिट अभी तक हमने डिराइव किया बिकॉज ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट, वो सब लूज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आसाम्स इविक्शन ड्राइव रिपल इफेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप आसाम ट्रिब्यून अखबार देखें तो वहाँ पे हर पेज पे इविक्शन की ये बात चल रही है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी एंड GS पेपर 5 आसाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इविक्शन ड्राइव है क्या? इट सिंपली एम्स एट रिमूविंग इंक्रोचर्स, वो लोग जो जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से फॉरेस्ट लैंड, वेट लैंड या सरकारी जमीन को कब्जा करके बैठे, उनको वहां से रिमूव करना और उस लैंड को फ्री कराना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द इविक्शन ड्राइव गोइंग ऑन इन असम। इट स्टार्टेड इन 2016 with the slogan Jati, Mati and Beti. Basically, 2016 में on orders of Guwahati High Court, the eviction drive first of all started in forest areas around Kaziranga National Park, which was illegally occupied by many illegal settlers. तो उनको evict कराने का काम शुरू हुआ सितंबर 2016 में। उसी के साथ आप कह सकते हैं कि eviction drive started in Assam. It started with Guwahati High Court's order. 2021 के बाद से दिस eviction drive intensified, got strength या momentum. डरांग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे इविक्शन का ड्राइव 2021 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, और इविक्शन के साथ साथ वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, गौरू खूटी प्रोजेक्ट, और इसके साथ ही गौरू खूटी प्रोजेक्ट को आसाम के बाकी हिस्सों में भी इंप्लीमेंट करने की बात हुई। तो क्या है गौरू खूटी प्रोजेक्ट? पहले तो जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाओ, और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड अलग अलग इनिशिएटिव्स लाए जाए, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स लाए जाए। दैट इज़ द आइडिया ऑफ गौरू खूटी प्रोजेक्ट। उसमें वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रमोट की जाए, यूथ को ट्रेन किया जाए ताकि वो अलग अलग एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कि मिल्किंग, पैकिंग, ब्रांडिंग में इंटीग्रेट इन्वॉल्व हो पाए, ताकि अपने लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाए। अलग अलग इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाए गए सरकार द्वारा, ताकि वो वहाँ पे एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने के काम को वो कर पाए। 2000 गिर काउज, 2000 गिर ब्रीड के काउज वे आर ट्रांसपोर्टेड फॉर गौरू खूटी प्रोजेक्ट, एंड गौरू खूटी प्रोजेक्ट इन दरांग डिस्ट्रिक्ट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। वहाँ पे जो लोग पहले इलीगल तरीके से रह रहे थे उनसे ज़मीन खाली कराई गई, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स लाए गए, काऊ लाए गए, गिर ब्रीड के काऊ लाए गए, जिससे वहाँ के लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और इस तरीके से गौरू खूटी प्रोजेक्ट व्हेन बिकेम सक्सेसफुल, तो फिर इसी गौरू खूटी प्रोजेक्ट को असम के बाकी हिस्सों में इंप्लीमेंट करने का फैसला किया असम सरकार ने, कि जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके से इलीगल सेटलर्स है वहाँ से उस लैंड को रिक्लेम किया जाए और वहाँ पे इस तरीके के गौरू खूटी प्रोजेक्ट लाया जाए, ताकि वहाँ के यूथ के लिए इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। फिर एक मेजर इविक्शन ड्राइव ऐसा स्टार्ट हुआ गुवाहाटी शहर में, जहाँ पे सिलसाको नाम का जो वाटर बॉडी है, बील, उसके अराउंड जो इलीगल तरीके से लैंड लोग अक्वायर करके बैठे थे, वहाँ पे इविक्शन का काम शुरू हुआ। इट सॉ डिमोलिशन ऑफ अबाउट 130 फैमिली हाउसेस।
तो इस तरह और सिलसाको बिल के अराउंड फिर क्या किया जाना है, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, ताकि पूरा का पूरा गुवाहाटी शहर, एक तो उसके लिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है, दूसरा जो एक्सेसिव फ्लड हो जाता है रेनी सीजन में, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ सिलसाको बिल। गुवाहाटी शहर के अराउंड अगर इतना अच्छा वाटर बॉडी रहेगा तो इट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग फ्लैश फ्लड विल ऑल्सो बी हाई, और इससे फिर वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो बचा जा सकता है। तो इन सब आइडिया से गाइडेड होकर के सिलसाको बिल इविक्शन ड्राइव स्टार्टेड इन असम इन गुवाहाटी मेनली इन 2022। तो ये सब अलग अलग इविक्शन ड्राइव्स हैं। क्यों शुरू हुए? 2016 में शुरू हुए काजीरंगा के अराउंड, इंटेंसिफाई हुआ 2021 के बाद से, डोरांग डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ गौरोखाटी, एंड इट बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो फिर आसाम के सीएम साहब ने फैसला किया कि इसको बाकी भी जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आसाम के, और वहाँ पे भी इविक्शन शुरू हुआ। गुवाहाटी के अंदर तो ये सिलसाको बिल के अराउंड भी इविक्शन ड्राइव हुआ, मेनली फॉर सिलसाको बिल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। हाँ, ये जो इविक्शन ड्राइव है इसमें मेनली कोशिश की जाती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो ट्राइबल ड्वेलर्स हैं, जो उस एरिया में रह रहे हैं, जिनको 4 हेक्टेयर तक का लैंड दिया जाना है एज लैंड ओनरशिप अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, उनको प्रोटेक्शन मिले, ज़्यादा उनको इविक्ट ना कराना पड़े, और अगर एक जगह से इविक्ट करा भी रहे हैं तो उनको कहीं और रीसेटल कराया जाए। साथ ही साथ अहोम फैमिलीज हु वेयर इविक्टेड वेयर ऑल्सो रीसेटल्ड इन सम अदर पार्ट। तो जहां जहां पे भी इविक्शन हुआ वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी ट्राइबल ड्वेलर्स हैं एंड अहोम फैमिलीज, दे वेयर रीसेटल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अदर एरियाज। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इविक्शन ड्राइव अलग अलग मकसद से हुआ है। नेचुरल मकसद से हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मकसद से हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क के अराउंड, इकोनॉमिक मकसद से हुआ जैसे गौरोखुटी प्रोजेक्ट, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल मकसद से हुआ जैसे कि सिलसाको बील प्रोजेक्ट इन गुवाहाटी। बट इस इविक्शन ड्राइव से कई सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। सोशल अनरेस्ट, जब भी इविक्शन करने जाती है पुलिस तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कभी कभार वायलेंस भी हो जाता है, फाइनिंग भी हो जाती है। एटलीस्ट 5 पीपल हैव डाइड इन सच इविक्शन ड्राइव सिंस 2016 सो फार। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो ट्राइबल ड्वेलर्स हैं, चलिए उनको तो रीसेटल करा दे रही है सरकार, लेकिन उसके अलावा जो नॉन ट्राइबल ड्वेलर्स हैं, जो 75 ईयर्स है उससे ज़्यादा से रह रहे हैं अपने पर्टिकुलर लैंड पे इन अराउंड फॉरेस्ट एरिया, उनको भी तो लैंड ओनरशिप के टाइटल की बात की गई अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस, हमने लास्ट महीने किया है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है अंडर दिस इविक्शन ड्राइव इन असम, ऐसा क्रिटिसिज्म है कि ट्राइबल्स के तो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा, बट नॉन ट्राइबल बेनिफिशियरीज हैव सफर्ड। लाइवलीहुड शॉक, जो आदमी को एकाएक से इविक्ट करा दिया जा रहा है, जो एक पर्टिकुलर जगह पे कई लंबे समय से रह रहा है, उसकी तो लाइवलीहुड की सारी अपॉर्चुनिटी छिन जाती हैं। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक और एक्यूजेशन लगा रही हैं सरकार के ऊपर कि ये जो इविक्शन ड्राइव है ये सिलेक्टिव तरीके से किया जा रहा है, इट इज टारगेटिंग ओनली कम्युनिटी, ओनली मेंबर फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि बंगाली मुस्लिम्स लिविंग इन चार चपोरी एरियाज आर बेसिकली टारगेटेड। चार चपोरी एरियाज जो रिवर के अराउंड जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ को एरिया को कहा जाता है चार चपोरी एरियाज। ये हो गया चार, ये हो गया चपोरी, फ्लोटिंग आइलैंड्स हो गए चार, और लैंड कनेक्टेड विद द मार्जिन इज नोन एज चापोरी। यहाँ पे मेनली जो माइग्रेटेड मुस्लिम्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, को बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स या कोलोकियोली कॉमन भाषा में मियाँ भी कहते हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा अपोजिशन पार्टीज का कहना है। तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव वाला एक्यूजेशन भी लगाया जा रहा है। इस तरीके से आपको बड़े बंधे हुए शब्दों में इस आर्गुमेंट को लिखना है कि इस तरीके का एलिगेशन भी है। लेकिन अब एक नया कंसर्न भी देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इविक्शन ड्राइव, जिस कारण से एक सीरियस मैटर बनता जा रहा है, वो है बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का थोड़ा सा फियर ऑफ इन्फ्लक्स, कि आसाम से जिन लोगों को इविक्ट कराया जाएगा कहीं वो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाकर के सेटल होने लगे तो वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ने लगेगा। नागालैंड रिसेंटली सेंट बैक 1200 सच इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम आसाम अगेन बैक टू आसाम, क्योंकि आसाम से जब इविक्शन कराया जाएगा तो कहाँ जाकर रहेंगे, फिर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहेंगे। उसके अलावा आसाम का डिस्प्यूट है, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है विथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। About 83,000 hectares of Assam's land is under dispute. अभी वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा रहा थ्रू नेगोशिएशन बेसिस।
म्यूचुअल नेगोशिएशन किए जा रहे हैं स्टेट्स के बीच में, ताकि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। अब जब इविक्शन करा रही है असम सरकार, और इविक्शन में जो मान लीजिए इंटरनल एरियाज में इविक्शन कराए वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर में इविक्शन करा रही है असम सरकार अलग स्टेट के साथ, वहां पे बाकी स्टेट्स को ये फियर हो रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, कि कहीं ये जो एरिया डिस्प्यूटेड है उसको फोर्सफुली यूनिलैटरली अक्वायर करने का तरीका तो नहीं है असम सरकार का। तो अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव बीन अलार्म्ड, वन बिकॉज ऑफ influx from Assam to their territory, and second, they are also alarmed कि perhaps Assam government is trying to capture more and more land from their territory in the name of eviction drive। इस कारण से आसाम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में भी अब थोड़े से अलार्मिंग सिचुएशन बन रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है कि अब जो इविक्शन ड्राइव है आसाम सरकार का, ये सिर्फ आसाम का इंटरनल मैटर नहीं रह गया, इट इज क्रिएटिंग ए रिपल इफेक्ट विथ अदर या इन रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एज वेल, बिकॉज अदर स्टेट्स आर ऑल्सो बीइंग अलार्म्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये वाला सवाल आप अटेम्प्ट कीजिए, आज जो मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो ये वाला सवाल अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इविक्शन के ऊपर मुझे लगता है जीएस पेपर 5 में, नहीं तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में केस स्टडीज आ सकता है। तो यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द पोर्टल। नेक्स्ट इज अबाउट होलो गिबोन अमंग 6 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। होलो गिबोन की बात की जाए, दे आर टेललेस apes in India. In fact, Holo gibbon are the only ape found in India. भारत के अलावा वो बांग्लादेश में भी मिलते हैं, साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना में भी मिलते हैं। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो दे आर फाउंड ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और होलो गिबोन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर आउटर कोट आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2, वेस्टर्न होलो गिबोन एंड ईस्टर्न होलो गिबोन। वेस्टर्न होलो गिबोन जो है they are found in all northeastern states but only south of ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे वेस्टर्न होलो गिबोन मिलते हैं इस पूरे एरिया में, और ईस्टर्न होलो गिबोन जो है दे आर फाउंड ओनली इन दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश एंड स्मॉल पार्ट ऑफ आसाम बिटवीन लोहित एंड दिबांग रिवर। बहुत टाइम तक माना जाता था कि वेस्टर्न होलो गिबोन एंड ईस्टर्न होलो गिबोन आर जेनेटिकली डिफरेंट। इस कारण से IUCN ने उनको अलग अलग कैटेगरी में भी डाला हुआ है इन इट्स रेड डेटा बुक। जैसे वेस्टर्न होलो गिबोन को इंडेंजर्ड में डाला, ईस्टर्न होलो गिबोन को डाला वल्नरेबल में। लेकिन फिर क्या हुआ, पिछले 2 साल में स्टडीज के बेसिस पे, बायोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे, ये फिर एक सेंटर है भारत के अंदर, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB इन हैदराबाद, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एनालिसिस कंक्लूडेड that both these holo gibbons, western and holo gibbons, western and eastern holo gibbons are genetically same, they are not different। डिफरेंस है तो बस कोट के कलर का है, एक वाइट है एक ब्लैक है, बट वो जो है वो सुपरफिशियल अंतर है, जेनेटिकली दे आर सेम। तो मुद्दा ये है कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न होलो गिबोन जेनेटिकली सेम है, सो नाउ दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज 2 होलो गिबोन्स या 2 सेपरेट एप स्पीसीज। करंट न्यूज ये है कि जो होलो गिबोन्स है भारत के अंदर, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड वन ऑफ द 6 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। यही न्यूज है कि होलो गिबोन ऑफ असम इज अमंग्स द 6 मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। होलो गिबोन्स के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, ये रिवर्स किया हुआ, 6 महीने के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते, 6 महीने से पहले कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 4 क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स हैं एंड 7 IITs नहीं हैं, 4 IIT हैं, 3 बाकी CSIR इंस्टीट्यूशंस हैं। सो यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। IMF डेटा के हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।